हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस प्यारी सी क्लास में। आज हमारी क्लास का सेकंड डे है, क्लास 2 है आज। और आज का हमारा टॉपिक है संधि और समास। ठीक है, तो अभी इससे पहले हमारी एक क्लास चल चुकी है, उसमें हमने कंप्लीट करा दिया है रस, छंद और अलंकार। ठीक है, तो इसके साथ में ये संधि और एवं समास वाली ये क्लास हुई है। अगर आपने जो पहली क्लास नहीं देखी हो तो आप जाके उसे देख सकते हो। ठीक है, अपनी क्लास को देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं मात्र 39 रुपए में। 39 रुपए तो यार आप ऐसे ही खर्च कर देते होंगे। लास्ट टाइम पे अगर आप इसे पढ़ लेते हो ना एक बार, बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से, जो 10th लेवल का उसमें पूछा जा रहा है ना, जो पूछा जाएगा एग्जाम्स में, सेम उसी टॉपिक पे बेस्ट है। अगर आप एक बार 39 रुपए यार ऐसे ही खर्च कर देते हो, एक बार लेकर देख सकते हो आप। बाकी ये अपना रामनिवास सर क्लासेस चैनल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये टेलीग्राम तो अभी बंद, बैन बता रहे, भारत सरकार ने बैन कर दिया, तो उसी टाइप से तो आप इसको विजिट कर सकते हो। इस पे आपको सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। बाकी आप टेलीग्राम ये सब है अपने, तो इनसे जोड़ सकते हो। अभी टेलीग्राम तो शायद क्लोज हो गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपने देखते हैं। यहां से ये अपना सिलेबस है, अपन इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अभी अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया है कि व्याकरण का रस और अलंकार और छंद है, इन तीन को कंप्लीट कर लिया है। बाकी आज अपनी क्लास है संधि और समास वाली। ठीक है, इसी के साथ अपन नेक्स्ट इसी हिसाब से जो अपना 10th लेवल का उसमें पूछा जाएगा उसी बेसिस पे पढ़ते चलेंगे। क्योंकि देखो, आप एक बात तो समझते हो कि पढ़ने के लिए हिंदी में बहुत कुछ है, तो सब कुछ नहीं, अपन को ज्ञाता नहीं बनना है, अपना एग्जाम निकल जाए बस उतना ही काफी है। तो जितना अपने आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा उस हिसाब से मैं आपके लिए सारी क्लास को डिजाइन करके लेके आया हूं। ठीक है, तो बाकी अपना ये सिलेबस है, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी ठीक है, और ये भाग 2 कृता इसमें सिलेबस में आया है। नेक्स्ट अब यहां से अपने क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बाकी मैं देख लेता हूं। राधे राधे सर जी, बिल्कुल राधे राधे। शेयर कर दीजिए एक बार, जितने भी दोस्त अपने लाइव हैं वो सारे शेयर कर दीजिए, जिसे और जिसको पता नहीं है कि कितने बजे क्लास चलने वाली थी तो वो सब आ जाएंगे। बाकी अब अपनी क्लास इतनी ही बजे से चलेगी डेली रूटीन में। ठीक है, अब यहां से पूछा है कि मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मदिरालय का क्या हो जाएगा, मदिरा प्लस लय। आप पहले तो ये बताइए कि आप ये कौन सी संधि है, मदिरालय कौन सी संधि है ये बताइए। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये मदिरालय, इसका विच्छेद करेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, मदिरा प्लस आलय। इसका क्या हो जाएगा, मदिरा प्लस आलय। तो यहां पे देखो ये बड़ा आ और प्लस बड़ा आ, यहां पे बड़ा आ प्लस बड़ा आ, दोनों बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा वाला आ बन जाएगा। तो यहां पे ये कौन सी संधि में होता है, ये दीर्घ स्वर संधि में होता है। अब मैं आपको बताऊं कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको लिख के बता दूंगा ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदिरा प्लस आलय, ऑप्शन डी। इसका क्या हो जाएगा, मदिरा प्लस आलय, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला है संधि के कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है संधि, कौन कौन से प्रकार की होती है 3, तो संधि होती है 3 प्रकार की। देखो यहां पे लिख देंगे अपन कि नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये अपनी संधि होती है 3 प्रकार की। अब इसमें इसके अंदर चलते हैं अपन, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखो संधि में कुछ नहीं है ज्यादा, जितना है वो मैं आपको इसी क्वेश्चंस के माध्यम से सारा नोट करके बता दूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल 3 हाँ जी। बाकी मैं आपको देखो बताऊं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 प्रकार की। अब बाकी अब अपन स्वर के अंदर चलते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। और व्यंजन संधि, अब व्यंजन संधि के कई भेद होते हैं, ऐसे इसका प्रकार नहीं है, इसके कई अंदर नियम लग जाते हैं इसमें से, तो उन सब नियम को, बाकी विसर्ग संधि विसर्ग आ जाए। अब स्वर संधि की परिभाषा क्या है, 2 स्वरों के मेल से जो लास्ट प्रथम वर्ड के लास्ट
अंतिम शब्द अंतिम वर्ड और दूसरे वाले का प्रथम वर्ड दोनों स्वर होना चाहिए। स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और प्रथम वर्ड व्यंजन और सेकंड वाले का देखो इसका, पहले मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से बताता हूं आपको। देखो इसका ये सेकंड वाला स्वर और ये स्वर, तो दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है वो स्वर संधि में होगा। नेक्स्ट व्यंजन संधि में देखो, व्यंजन संधि में क्या होगा कि यहां व्यंजन आएगा और यहां स्वर या व्यंजन में से कुछ भी आ सकता है, तो वो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में यहां विसर्ग आएगा, यहां स्वर या व्यंजन में से कुछ भी आ सकता है, तो वो विसर्ग संधि। इनकी ये परिभाषा है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। एग्जाम्स में आएगा तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा, बाकी मैं आपको आगे बता देता हूं। ठीक है, यहां से ये अपना 3 प्रकार की होती है, कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? पहले तो आप ये बताइए कि इसमें संधि कौन सी है। आप कबीश्वर का संधि विच्छेद, आप कबीश्वर में संधि कौन सी है आपको बताना है, बताइए। मैं देख लेता हूं कौन कौन दे रहा है उत्तर। जी बिल्कुल सही बताया, अब इसका आंसर देना है आपको, दीजिए। बताइए बताइए इसका क्या, इसमें क्या बोल रहा है? कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर। देखो यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से भी देखते हुए चलना है। कवि वर्तनी की दृष्टि से रॉन्ग लिखा है, और यहाँ पे कवि सही लिखा है, ईश्वर यहाँ पे कवि गलत लिखा है, ईश्वर अश्वर नहीं होगा, कवि प्लस स्वर। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवि प्लस ईश्वर। अब यहाँ पे इसका विच्छेद करते हैं। देखो यहां से देखते हैं, कवि प्लस ईश्वर, ठीक है, यही लिखा है ना, कवि प्लस ईश्वर। तो यहां पे छोटी ई की मात्रा निकलेगी यहां से, और यहां बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई, मतलब कोई सा भी आ जाए, छोटी और बड़ी, या छोटी छोटी आ जाए या बड़ी बड़ी आ जाए, हमेशा बाद में जाके बड़ी ई बनता है। तो यहाँ पे छोटी और बड़ी बन के बड़ी बन जाएगा। तो देखो कवि, कवि प्लस ईश्वर में कवि ईश्वर, कवीश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? अब यहां पे अपन को देखता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5, 2, 3 और 4। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। ठीक है, अब आपको बताना है कौन कौन सी होती है। जब तक मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूं। बताइए स्वर संधि। ए बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, नंदिनी सेन। ए 5 प्रकार की, हाँ जी 5 प्रकार की स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो 5 प्रकार की होती है अपनी दीर्घ स्वर संधि। कौन कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि, दूसरी होती है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और तीसरी होती है वृद्धि स्वर संधि। इनका कोई ऐसे क्रम नहीं है कि इसी क्रम से लिखता है, आपको जिस क्रम से लिखना हो वो लिख सकते हो, बाकी मैं लिख देता हूं। गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, चौथी होती है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और पांचवी होती है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, संधि 5 प्रकार की, कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब पहले तो आप ये बताइए कि ये पेन का थोड़ा अलग से लेके आया हूं, तो वो कुछ दिख रहा है, सही समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए, थोड़ा बताना इसके बारे में। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और
अयादी स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इनकी पहचान कैसे है? सबसे पहले ये 5 प्रकार की होती है, अब 5 प्रकार की इनकी पहचान कैसे है वो आपको मैं आगे बताता हूं, ठीक है? चलो आप अपन इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि स्वर संधि, सबसे पहले एडिंग डालेंगे कि स्वर संधि, पहले रुको मैं यहीं बता देता हूं, ये इसके सामने बता देता हूं, ठीक है? बन जाएगा? यहां नहीं बन पाएगा, रुको एक सेकंड, ये बता देते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पांच प्रकार की, अब 5 प्रकार की कौन कौन सी जो मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि को जानते हैं कि दीर्घ स्वर संधि को पहचानेंगे कैसे, ठीक है? तो सबसे पहले अपन यहां पे लिखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है? अब दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि में मतलब वर्ड सेम होने चाहिए, समान वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो दीर्घ स्वर संधि में होता है। अब कैसे? देखो ऐसे होता है इसमें, पहले आप कुछ बोल तो नहीं रहे, वो देख लूं। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो यहां देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि में समान वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे छोटा आ या बड़ा आ, कोई भी आ जाए, प्लस छोटा आ या बड़ा आ, दोनों के मेल से बड़ा आ ही मिलेगा अपन। जैसे जैसे यहां पे लिखते हैं कि उदाहरण बताइए, चलो एक आप बताइए अच्छा सा उदाहरण। चलो मैं लिख देता हूं विद्यालय, विद्यालय, ठीक है? अब विद्यालय में इसे कैसे तोड़ेंगे? विद्या प्लस आलय, ठीक है? ये थोड़ा गलत लग गया, विद्या प्लस आलय। रुको एक सेकंड, दूसरा ले लेते हैं उदाहरण, मदिरा लय। तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका? मदिरा प्लस आलय। देखो तो इसमें से बड़ा आ निकला यहां से, और यहां से भी बड़ा आ निकला, दोनों बड़ा आ बड़ा बन के बड़ा आ हो गए। तो देखो यहां से या छोटा या बड़ा कोई भी निकले, यहां से छोटा या बड़ा कोई भी आ जाए, उन दोनों के मेल से बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है? इसी तरह से छोटी ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई बराबर क्या बनेगी? बड़ी ई। और इसी तरह से छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, दोनों मिलके क्या बनेंगे? बड़ा ऊ। इनमें से कुछ भी आ जाए, जैसे छोटा ऊ और इधर बड़ा ऊ आ गए तो भी बड़ा ऊ बनेगा, या बड़ा बड़ा आ जाए तो बड़ा भी बनेगा, और छोटा छोटे आ जाए तो भी बड़ा बनेगा, ठीक है? इस तरह से बनेंगे। सर पढ़िए बिल्कुल, ठीक है? पहले यहां देखते हैं। अब इसके बाद और क्या है? ऋषि। ऋषि प्लस ऋषि मिलके क्या बनेगा? ऋषि प्लस ऋषि मिलके भी ऋषि बनेगा, ठीक है? इस तरह से अपनी कौन सी है? स्वर दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पहले भेद को अपन ने समझ लिया, इस टाइप से है, ठीक है? इसके कई उदाहरण है जो आप बुक से लगा सकते हो, बाकी अपने पास टाइम कम है तो अपन इस टाइप से देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाद दीर्घ स्वर संधि हो गई। इसके बाद देखते हैं अपन गुण स्वर संधि। कौन सी देखते हैं? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, ठीक है? अब गुण स्वर संधि में क्या होता है? तो गुण स्वर संधि में छोटा आ या बड़ा आ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, देखो ऐसे छोटा आ या बड़ा आ के बाद, तो प्लस करके मैं
इसी के सामने बता देता हूं, क्या है कि वो ज्यादा भर जा रहे हैं ना, आप समझ रख सकते हो। नोट्स चाहिए तुम्हारा, बिल्कुल आप चैनल से खरीद सकते हो वहां जाके। अगर नोट्स चाहिए आपको तो आप वो देख सकते हो, बाकी आप देख लीजिए, नोट्स आपको चैनल पे मिल जाएगा। पानी कहाँ है भैया? क्यों भैया? पानी 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 है इस बोतल में। थोड़ा इसमें नहीं है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। इस वाली में शेयर कर दो एक बार, ठीक है, वो लेकर आ रहे हैं, अभी देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। कौन से पे आ गए थे अपन लोग? दीर्घ स्वर संधि, इसके बाद गुण स्वर संधि, यही देख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो इसका यहां से ए हो जाता है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का आई ओ हो जाता है, ठीक है। इसको आप अपन को ध्यान रखना है कि इससे ए बनेगा और इससे ओ बनेगा, ओ इस टाइप से, ठीक है। तो ये गुण स्वर संधि हो जाती है। और वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, छोटा या बड़ा आ के बाद ए या आई आए तो बड़ी वाली बन जाती है। जैसे देखो, मैं आपको इसको इस साइड बता देता हूं। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आए या छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या आओ, ए या आए आए तो बड़ा ही बनेगा आए, और ये आएंगे तो आओ बनेगा, ठीक है। इस टाइप से वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। इतनी समझ में आ गया आपके? अब यड़ स्वर संधि में तो इसमें क्या होता है कि इसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है। तो या यब और अब और यब या आए और याव हो जाता है। मैं लिख के बता देता हूं आपको, ठीक है। यब या याब और आए हो जाता है, ठीक है। ई और या से इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? और ऋषि, अगर ऋषि आता है तो अर हो जाता है। यहां पे इसको देखते हुए चलना है कि अगर ऋषि आ जाएगा, इनके बाद अगर ऋषि आ जाता है तो अर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में इतना जान लिया? पानी है? हाँ, एक मिनट बस। ठीक है, कहां पहुंच गए अपन? यहां पहुंच गए, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद कीजिए। सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? देखो, पहले तो आपको ये बताना है कि सत्याग्रह में कौन सी संधि है। तो इसका हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह। तो यहां पे आ निकलेगा यहां से, और यहां से बड़ा आ, तो दोनों मिलके क्या बनेंगे? बड़ा आ, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट, मनोबल में कौन सी संधि होगी? अब मनोबल में आपको बताना है कौन सी संधि होगी, ठीक है। मनोबल में आपको बताना है कि कौन सी संधि होगी। तो मनोबल का संधि विच्छेद करके देखो पहले। मनहा प्लस बल, ठीक है। मनहा प्लस बल
बराबर मनोबल। ठीक है, मनहा प्लस बल बराबर मनोबल। तो कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें विसर्ग आ गए ना, मनहा। विसर्ग की कुछ पहचान है, सिर्फ इतनी सी पहचान है कि विसर्ग जाए विच्छेद करते हुए तो वो विसर्ग संधि हो जाती है। डायरेक्ट आप टिक मार सकते हो कि विसर्ग संधि। मनोबल में कौन सी है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट देखते हैं महोत्सव में कौन सी संधि है, कौन सी स्वर संधि है? महोत्सव। अब महोत्सव का अपन संधि विच्छेद करते हैं। देखिए, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, तो क्या हो जाएगा? महोत्सव। अब यहां से निकालते हैं, यहां पे क्या है? आ और प्लस उ, तो क्या हो गया? ओ। ये कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि, ईयर स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। तो देखो, इसमें ये नियम अभी मैंने आपको बताया, तो ये कौन सी हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि, नहीं सॉरी, गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण में होते हैं, वृद्धि में तो और आगे पहुंच जाते हैं, जैसे आओ हो जाता, इसके बाद ए आते, वो आ जाता तो अ हो जाता है। ऐसे छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या आओ आ जाए तो आओ हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाती? ये अपनी वृद्धि स्वर संधि हो जाती, बाकी ये गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नर प्लस इंद्र में नरेंद्र में कौन सी संधि है? नर प्लस इंद्र नरेंद्र में कौन सी संधि है बताइए? इसमें क्या बोला है? नर प्लस इंद्र। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। नर, इसमें से क्या निकल जाएगा? आ और प्लस ई, आ और ई निकल के क्या बना दिया इसने? ए बना दिया। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी बताइए? नर प्लस इंद्र में से, नर में से आ निकाल लिया अपन ने और इंद्र में से ई निकाल लिया, दोनों मिलके ए बना दिया। अब ये कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। तो ये अभी नियम बताया मैंने आपको, कौन सी का है? गुण संधि का। वृद्धि में क्या होता है? वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राजेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? राजेंद्र। अब राजेंद्र में बताना है आपको। देखो, संधि, संधि में कुछ नहीं है, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सॉरी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के सॉरी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ईयर स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, इतने 5 हो गए। और विसर्ग संधि में ओनली आपको एक नियम याद रखना है कि विसर्ग आ जाए विच्छेद करते हुए तो विसर्ग संधि हुई। और व्यंजन संधि में क्या होता है कि बाकी फर्स्ट वर्ड, जैसे मैं क्या लूं आपके लिए, जैसे लास्ट वर्ड होगा ना, यहाँ का जो लास्ट वर्ड होगा, पहले कुछ भी लिखा हो, ये लास्ट वर्ड होगा, ये व्यंजन होगा। इसके बाद जो कुछ भी आएगा वो स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। बस ये व्यंजन संधि हो गई, बाकी कुछ नहीं है, संधि में खत्म हो गई यहीं से। अब इसमें देखते हैं राजेंद्र में। राजेंद्र में क्या बोल रहा है? राज प्लस इंद्र। ठीक है, राज प्लस इंद्र। तो यहां से क्या निकला? आ, और यहां से क्या निकला? ई। तो दोनों मिलकर क्या बना दिया? ए। दोनों मिलकर क्या बना दिया? ए। तो ये कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट छोटी ई बड़ी ई असमान स्वर या यह नियम स्वर संधि के किस भेद को दर्शाता है? जैसे इत्यादि। देखो, इत्यादि में ये टी प्लस आदि, तो ई और आ मिलके या बना देता है। ई प्लस आ मिलके क्या बना दिया? या। क्या बना दिया? या। तो ये कौन सी हो गई? ये हो जाएगी अपनी अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि संधि बता दें एक बार। ठीक है, बिल्कुल, अयादि संधि मैं आपको, देखो अयादि संधि में क्या कुछ नहीं है, या वाह दो रहते हैं। इन पे कोई भी वर्ड आए उसी के हिसाब से, जैसे आ गया तो या बना देंगे, ई आ गई तो यहाँ पे ऐसी मात्रा लगा देंगे, और ऊ आ गया तो उआ हो जाएगा, ऊ बड़े ऊ आ गई, तो इस टाइप से रहता है। ठीक है,
इसमें कुछ नहीं, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो चलो मैं आपको यहां से और बता देता हूं एक बार, अगर आपको वहां से समझ नहीं आया होगा तो मैं आपके लिए यहां से देखो। स्वर संधि, संधि के मुख्य भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब यहां से आराम से समझना। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि दो प्रकार, दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कैसे? अब यहां पे कैसे देखते हैं कि विद्या में बड़ा आ प्लस आलय में बड़ा आ, तो दोनों बड़ा आ मिलके क्या बना दिया? बड़ा आ। देखो यहां पे ये विद्या में बड़ा आ, तो इसमें क्या हो गया? छोटा बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन गया विद्यालय। तो ये कौन सी है? सेम कैटेगरी के है ना दोनों। दोनों कैसे हैं? सेम कैटेगरी के। इसमें क्या बोला है? दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो सेम स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। इसमें थोड़ा लिखा नहीं है, ठीक है। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने पर होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अगर लास्ट वर्ड व्यंजन होगा, देखो इसमें ये लिखा है सत प्लस जन, तो ये लास्ट का क्या है? व्यंजन। और ये स्टार्टिंग में क्या है? इसमें जा में आ लगा हुआ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ता प्लस आ। तो दोनों ने क्या बना दिया? ये आधा ता और जा मिलके जा बना देंगे आधा वाला, तो सज्जन, ठीक है। ये आधा था ना, इसलिए नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो आपने कचट तब वगैरह से पढ़ा होगा, ठीक है। उसके लिए क्या डिटेल में जाना पड़ेगा, तो वो मैं ये अपने एग्जाम में इतना ही आएगा तो स्वर संधि से आएगा, वो आपको मैंने कंप्लीट करा दी है। बाकी यहां से आप एक बार देख भी लीजिएगा बुक वगैरह से। विसर्ग संधि में क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद जैसे दू और खा, तो दू के बाद विसर्ग आया तो दुख, ठीक है। ये अपनी तीनों में स्वर संधि में सेम स्वर मिलेंगे, व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए, विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट दीर्घ स्वर संधि। आप स्वर संधि के भेद। स्वर संधि अपनी 5 प्रकार की होती है, अपन ने देखा भी। अब 5 प्रकार कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, समान स्वरों के मिलने पर दीर्घ स्वर बनता है। राम, देखो इसमें दीर्घ स्वर बनता है, मतलब चाहे छोटे छोटे मिले या बड़े बड़े मिले या छोटे बड़े बड़े छोटे कुछ भी मिले, बड़ा बनेगा। जैसे छोटा आ और छोटा आ बराबर क्या बना? बड़ा आ, ठीक है। इसमें क्या बना? बड़ा आ। गुण स्वर संधि में छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, इनमें से कुछ आने पर गुण स्वर संधि बनता है। कैसे बनता है? देखो इसमें बड़ा आ आया, स्टार्टिंग में अपना छोटा या बड़ा आ आएगा, इसको अपन को ध्यान रखना है कि छोटा आ या बड़ा आएगा। उसके बाद इनमें से कुछ भी आ सकता है। जैसे इसमें क्या आ गया? छोटी ई, तो छोटी ई, आ और ई मिलके क्या बनेगा? ए बन गया। और अगर ऊ आ जाता तो ऊ क्या बना देता है? ओ। इसको अपन को ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ऊ बना देगा ओ, और ई छोटी और बड़ी ई बना देंगे ए, ठीक है। तो ये इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इतना है। वृद्धि स्वर संधि में क्या हो जाएगा? देखो वृद्धि स्वर संधि याद करने के, अगर आपको याद नहीं होती है ना संधि, तो इस टाइप से कर लो। जैसे गुण, तो इनके गुण, ये गुण मिले ना, इनके गुण मिले इसीलिए ए। और वृद्धि स्वर संधि में ये क्या हो गया? वृद्धि स्वर संधि में देखो ये बड़े बड़े हैं, ये नेक्स्ट लाइन वाली है ना, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ नेक्स्ट लाइन वाली है, तो छोटा बड़ा तो आना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाले हैं, तो इसलिए इनमें वृद्धि हो गई। इतना इतनी एक उस टाइप से याद कर लो कि इनमें वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हो गई तो ये वृद्धि स्वर संधि में आ गए। जैसे छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आई ओ औ आने पर वृद्धि स्वर संधि बनती है। अब जहां में बड़ा आ आया, बड़ा आ के बाद ए आई, ठीक है, ए। अब दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? ए बना दिया। क्या बना दिया? ए। तो देखो आए कुछ भी, यहां छोटा आए या बड़ा, बनाएगा बड़ा ही, ठीक है। तो ये वृद्धि संधि। ईयर स्वर संधि में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। देखो यहां तक, ये 3 तक अपन को एक चीज याद रखते हुए चलना है कि ये 3 तक स्टार्टिंग में इसमें तो सेम आएंगे, इसका काम खत्म। गुण और वृद्धि में छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ, और बाकी में ये आ रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें नेक्स्ट आगे निकल गए अपन। ईयर स्वर संधि में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, इनके बाद भिन्न स्वर आने पर या, वा और रा बन जाते हैं। कैसे? देखो इसमें छोटी ई क्या आई अपनी, क्या आ गई यहां पे? छोटी ई। और इसमें क्या आ गया? आ। भिन्न स्वर बोला है ना उसमें। अरे यार, इसमें क्या आ गया? छोटी ई
और छोटा आ, बड़ा बन जा रहा है वेजिस, लो छोटा आ, ठीक है। तो दोनों ने मिलके क्या बना दिया, या। ये क्या बोल रहा है, या वा या रा बना देता है। या बनाया थे, या किसने बनाया, या बनाया अपना ई वाले ने। और अगर ऊ वाला आ जाता तो क्या बना देता, उआ। और ऋषि वाला रा बना देता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये अत्याधिक इस टाइप से अपनी ईयर स्वर संधि हो जाती है, इनमें छुट्टी बड़ी छोटा बड़ो ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो इस टाइप से बदल जाता है। नेक्स्ट है अयादि स्वर संधि। ए आए ओ आओ के बाद स्वर आने पर आए आए अब आओ हो जाता है इस टाइप से, ने अन। तो ए इसमें क्या था, ए प्लस आ, और दोनों ने क्या बना दिया, या। ने ए और आ ने क्या बना दिया, या। तो हो गई नयन। ए आई ओ के बाद मतलब देखो यण में छोटी बड़ी छोटा बड़ू ऋषि तक थे, और अयादि में ए आई ओ तक पहुंच गए अपन, ठीक है। कितना टाइम हुआ, ए आई ओ तक पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद ये याद, अब यहाँ पे अपनी ये संधि खत्म होती है। अब आगे चलते हैं अपन समास पे, समास पे, ठीक है। समास पे चलते हैं अपन, संधि यहां तक शायद समझ में आई होगी आपकी। नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। सबसे पहले समास देखते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, क्या सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ये आपको बताना है, बताओ। सबसे सरल समास है ये, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। दोनों पद, अन्य पद, दूसरा पद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा, दोनों पद, बताइए क्या होगा। चलो मैं देखता हूं आपका। नंदिनी, महेंद्र रावत, राजदीप रावत, रंजीत, काजल रावत, बिल्कुल सभी लोग, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और समास अपने 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बता देता हूं कि आगे बता दूंगा अगले क्वेश्चन में कि समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार। अब इसमें देखते हैं कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। तो कोई पद प्रधान नहीं होता, इसका मतलब तीसरा पद प्रधान होता है। तो वो कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा अपना बहुब्रीय समास। बहुब्रीय समास में अब यहां से देखते हैं कि द्विगु समास। तो द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची होता है। इसकी इतनी पहचान है कि प्रथम पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में, ठीक है। और अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय, ठीक है। और इसमें प्रथम पद प्रधान भी होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। इसमें किसी तीसरे की ओर इशारा करेंगे हमेशा, किसी दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है लेकिन तीसरी की ओर इशारा करेंगे। जैसे लंबोधर, तो लंबोधर का मतलब क्या होता है, लंबा है उधर जिसका, मतलब भगवान गणेश। तीसरे की ओर लंबोधर, इससे कोई संपर्क नहीं है लेकिन तीसरी की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। इस टाइप से रहता है। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में तो क्या है, इसमें विभक्ति वगैरह आ जाती है। 6 प्रकार का होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं लंबोदर, ले भैया गया, लंबोदर में बहुब्रीय समास होता है। ये तो मैं आपको आगे देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप, संबंध, सरल, उदाहरण। तो यह समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से महाजन में कौन सा समास है। महाजन, महाजन पहले इसका विच्छेद करेंगे, महान है जो जन, महाजन, महान है जो जन। देखो सबसे पहले अपन यहां पे समास देखते हैं कि समास समास 6 प्रकार के होते हैं। छह प्रकार के होते हैं।
छह प्रकार के कौन कौन से होते हैं समास? तो नंबर एक, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है। नंबर दो, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है। नंबर दो, तत्पुरुष समास। नंबर तीन, कर्मधारय समास। और नंबर चार, द्विगु समास। नंबर पांच, द्वंद्व समास। और नंबर छह, बहुब्रीहि समास। अब कभी कभी इनसे, बस ये छह प्रकार के होते हैं, कभी कभी इनसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये मतलब कौन सा पद किस में प्रधान रहता है। तो अव्ययी भाव समास में देखेंगे कि प्रथम पद अव्यय रहता है, प्रथम पद प्रधान भी होता है और प्रथम पद अव्यय भी रहता है। प्रथम पद प्रधान या अव्यय, ठीक है, अव्यय भी रहता है, अव्यय ही रहता है वैसे, बस उसी को प्रधान मान लिया जाता है। दूसरा पद तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान रहता है, पद प्रधान, दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान रहता है। इसमें क्या होता है, दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान रहता है, दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान रहता है, ठीक है। और कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान रहता है, लेकिन इसमें दूसरा पद ही प्रधान रहता है, लेकिन इसमें एक क्या होता है, एक रहता है, क्या बोलते हैं उसे, विशेष्य और विशेषण। प्रथम पद विशेषण रहता है और दूसरा पद विशेषण रहता है। इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान, किंतु एक विशेषण और दूसरा विशेष्य, दूसरा विशेष्य रहता है। दूसरा विशेष्य रहता है अपना, ये कौन सा होगा, कर्मधारय समास। अब द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है कि प्रथम पद संख्यावाची होता है, प्रथम पद संख्यावाची रहता है, ठीक है। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, 10 क्वेश्चन का क्या सर, 10 क्वेश्चन का बी, हाँ ठीक है, 15वें का बी, बिल्कुल बिल्कुल। पर इसमें क्या हुआ है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या हुआ, दोनों पद प्रधान रहते हैं, दोनों पद प्रधान रहते हैं, प्रधान रहते हैं, ठीक है। और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं रहता है, अन्य पद प्रधान रहता है, मतलब जे दो पद निकलेंगे वो प्रधान नहीं रहेंगे, किसी तीसरे की ओर इशारा करेंगे। तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं रहता है, कोई पद प्रधान नहीं रहता, ठीक है।
कोई भी पद प्रधान नहीं रहता। अब इसको अपन समझते हैं, पहली बात तो लिख लिया अपन। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या रहता है कि अब जैसे कि यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में क्या है, यथा एक अव्यय है। अव्यय का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ ना निकले, मतलब जो फालतू में लगा दिया जाए, जैसे अव्यय प्रत्यय लग जाते हैं, उसी टाइप से अव्यय रहते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग लग जाते हैं, प्रत्यय लास्ट में रहता है, उपसर्ग लग जाते हैं, तो अव्ययी भाव समास। अव्ययी प्रथम पद क्या रहेगा, अव्यय। इसकी पहचान है सिर्फ कि प्रथम पद अव्यय रहता है अव्ययी भाव समास में, ठीक है, और उसी को प्रथम पद को ही प्रधान माना जाता है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, अगर पूछा जाए कि कौन सा पद प्रधान होता है तो प्रथम पद। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान रहता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 6 भेद रहते हैं। अब इसको एक बार और लिख देते हैं कि तत्पुरुष समास के इसके 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं, तो 6 भेद में जो अपने कारक रहते हैं ना, 8 कारक, तो 8 में से 2 कारक को हटा दिया जाता है, 2 कारक को हटा दिया जाता है, बाकी संबोधन और कर्ता कारक, 2 कारक को हटा के बाकी के 6 भाई वो कारक वाले रहते हैं। उन्हीं कारक विभक्तियों का यूज कर करके अपन इसको बनाते हैं। इसमें जो कारक विभक्ति आ जाएगी ना, बस भाई तत्पुरुष समास रहता है, ठीक है। इसको याद रखना है। अपन 6 भेद रहते हैं, इसके 6 भेद रहते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो कि कारक विभक्ति रहती है उनमें से 2 को हटा दिया जाता है, बाकी 6 वो सेम टू सेम कारक विभक्ति का यूज होगा, वही समास रहेगा, ठीक है। ये तत्पुरुष समास। अब कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान रहता है। दूसरा पद प्रधान तो रहता है, किंतु इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से रहता है, बस इतना याद रखना है इसके अंदर। तीसरा द्विगु समास, द्विगु समास में कुछ नहीं है, प्रथम पद संख्यावाची रहता है। इतनी बात समझ में आ गई कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची। और द्वंद्व समास, अब द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान रहते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, बस इतना रखना। बहुब्रीय समास, अब बहुब्रीय समास में क्या रहता है कि देखो, बहुब्रीय समास में कोई भी पद प्रधान नहीं रहता है। ये बहुब्रीय समास, सॉरी, इसके बहुब्रीय समास में क्या रहता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं रहता। बहुब्रीय समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जैसे कि वो मैंने आपको बताया थी कि लंबोदर वगैरह इस टाइप से उदाहरण रहते हैं। इसमें कोई भी पद, ये शायद आपको समझ आया होगा कि 6 प्रकार के होते हैं और इस टाइप से होते हैं। बाकी मैंने आपको बहुत स्लोली, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, जिस टाइप से मैं समझा सकता हूं। बाकी इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं, जैसे कारक विभक्ति आपने पढ़ी होंगी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर संबंध का की का रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भो। तो इनमें से संबोधन और कर्ता कारक 2 को हटा दिया जाए, बाकी 6 के 6 इसके अंदर आ जाते हैं, वही कारक विभक्तियों का यूज होता है, वही तत्पुरुष समास रहता है, ठीक है। बाकी इतना समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। श्रम दाम का सही समास क्या होगा, श्रम दाम, श्रम दाम का श्रम, श्रम दान का श्रम से दान, श्रम के लिए दान, श्रम का दान और श्रम को दान। तो श्रम दान का क्या हो जाएगा, बताओ, इसका तो आपको बताना है, आप बताइए। बिल्कुल, जय हिंद। 16 का आंसर आपको देना है श्रमदान। बताओ, अब आप दोगे इसका आंसर। लाइक कर दीजिए एक बार जितने भी भाई अपने लाइव हैं, बताइए बताइए इसका। बिल्कुल, बी जी सर, बिल्कुल। विशाल, अपने विशाल भाई आ चुके हैं। महेंद्र रावत ए, नहीं, तो इसमें क्या बोल रहा है कि श्रम दान, तो श्रम के लिए दान, श्रम से दान, श्रम का दान और श्रम को दान। तो श्रम दान का क्या हो जाएगा, बताइए इसका क्या होगा। तो देखो, श्रम से दान, श्रम के लिए दान, तो इसका क्या हो जाएगा, के लिए दान। तो ये बताइए कौन सा तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास तो है। के लिए कौन सी विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। पहली बात तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा पहली बात तो। अब कौन सा हो जाएगा, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक वाली विभक्ति यूज हुई है इसमें। बाकी देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का विग्रह है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान रहते हैं द्वंद्व समास में, ठीक है।
तो बताइए द्वंद्व समास में एक दंत, एक है दंत जिसके वो है, एक है दंत जिसके वो है, जो कौन सा है? ये हो जाएगा अपना बहुब्रीहि समास, क्योंकि एक है दंत जिसके वो कौन है? गणेश जी। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, है जो के समान, ये किसमें आता है? ये आता है कर्मधारय समास में, है जो के समान इसकी पहचान है, तो ये कर्मधारय समास। त्रिशेट, तिरसठ, त्रेसठ, त्रेसठ में 3 और 60, 3 और 60 और किसकी पहचान है? तो और ये अपने द्वंद्व समास की पहचान है, तो इसमें क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास। बाकी लोकसभा, लोक की सभा, ठीक है, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा अपना। की कारक विभक्ति यूज हुई है ना इसमें, तो की। इसकी क्लास स्टार्ट कराने को बोलो। जी सर बिल्कुल जल्दी क्लास स्टार्ट होंगी। अभी सर क्या है कि सर थोड़ा बिजी चल रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स है, आप समझ सकते हो। बाकी जल्दी आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इनको मैंने आपको बता दिया है कि एक दंत कौन सा, ये सारे कौन कौन से समास है। नेक्स्ट देखते हैं, समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? जैसे समासिक पद है, ये समास को तोड़ना क्या कहलाता है? तो इसका कहलाता है समास विग्रह, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अब यथाशक्ति देखो, यथाशक्ति में यहाँ पे क्या आ गया? अव्यय, यथाशक्ति में अव्यय, तो ये कौन सा हो जाएगा? यथा अव्यय यहाँ पे, तो यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, ये समास के बारे में थोड़ा डिटेलिंग जानते हैं अपन। अगर आपको वहां से थोड़ा डाउट रह गया हो कुछ, तो आप यहां से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अव्ययवाची समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करे, जैसे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। देखो इसमें पहला पद अव्यय होगा, पहला पद अव्यय होगा, जैसे कि यथा अव्यय, तो यथाशक्ति पहला पद अव्यय, बस इतना याद रखना है अपन को कि पहला पद अव्यय रहेगा। बात खत्म खत्म, बस इतना ही कुछ याद रखो। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जो मैंने आपको बताया अभी कि कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह कितने प्रकार से होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं वैसे, पर 2 को यूज नहीं किया जाता। कौन सा? संबोधन और कर्ता कारक। अब इनमें से 2 को यूज नहीं किया जाएगा, तो ये अपनी 6 प्रकार के हो जाएंगे। कौन सा? तत्पुरुष समास। बात खत्म, बस इतनी सी है। लास्ट देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या हो जाएगा कि कर्मधारय समास में जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। भाई मैंने आपको बताया कि दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन विशेषण और विशेष्य का की प्रधानता रहती है, मतलब संबंध रहता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल है जो, या के समान, इस टाइप के वर्ड जाए ना विच्छेद करते हुए, तब ये कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा शायद। आगे देखते हैं द्विगु समास, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। द्विगु समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, बस कुछ नहीं याद रखना, बात खत्म। पहला पद संख्यावाची मिल गया, जैसे त्रिलोक, त्रिलोक में 3 लोक, देखो 3 आ गया, त्रिलोक, बात खत्म यार, समझ में आ गया कि द्विगु समास। अब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और, मतलब और या फिर या भी हो जाता है कभी कभी, या और का अर्थ बीच में दे देना, जैसे माता और पिता, माता पिता, भाई और बहन, भाई बहन, दिन और रात, दिन रात, इस टाइप के वर्ड आए ना, तो क्या हो जाता है? द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान है, दिन रात, रात और दिन दोनों पद प्रधान हो गए, तो बस बात खत्म। यहाँ पे अपना द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान ना होकर किसी अन्य का बोध कराए, किसी अन्य का बोध कराए, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। जैसे भगवान, ज्यादातर भगवान को कोई नाम आ जाए तो डायरेक्ट इसको लगा दो बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। और ऐसे कभी बहुब्रीहि समास ऑप्शन में ना हो तो कर्मधारय समास लगा सकते हैं, ठीक है। बस इस बात को याद रखना है। बाकी 6 प्रकार के होते हैं। अगर अपना एग्जाम्स भाई जिस लेवल पे है ना, उसमें इतने से आगे नहीं पूछा जाएगा। अपन एसआई का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अपन हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, समझा करो, ठीक है। नेक्स्ट, अपनी क्लास यही, अपने क्वेश्चन समाप्त होते हैं, अपन ने पढ़ लिया। बाकी यहाँ पे ये अपना चल रहा है पीडीएफ, हिंदी वगैरह सब कुछ की यहाँ पे मिल जाएगी। 39 रुपए में आपको पूरी मिल जाएगी, जो लास्ट टाइम पे अपन एक बार बस आंखों के सामने से निकाल दो भाई, वो आंखों के सामने से निकाल दोगे ना, तो सेम 39 रुपए तो यार ऐसे ही खर्च कर देते हो, ये भी तो सोचो। बाकी आपके वो, आप जब ऐप पे विजिट करोगे ना, तो 39 के साथ में एक टेस्ट सीरीज और जुड़ के आती है, आप उसको हटा देना, वो अनटिक कर देना, वहां पे एक टिक आएगा, वो उसको अनटिक कर देना, तो 39 में मिलेगी आपको। वो ज्यादा मैं बताता हूं, उसको मत खरीदना, वो सही नहीं है, ठीक है। बाकी ये 39 रुपए में अपना ये पीडीएफ वगैरह मिल रही है। बाकी अपना ये रामनिवास सर यूट्यूब ऐप है, तो आप इसको डाउनलोड कर दीजिए, इसी पे आपको पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और अभी टेलीग्राम थोड़ा शायद भारत सरकार ने 22 तारीख तक बैन कर दिया है, पता नहीं कब तक है,
शायद बता रहे हैं कि 22 तारीख तक है, तो जब तक अपन इस पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये पीडीएफ भी आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप इससे जुड़ सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये अपना सारे चैनल है, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम तो अभी चल रहा है, यूट्यूब को और चैनल को सब्सक्राइब, जो भी अपने भाई नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी ठीक है, अपनी क्लास यहीं खत्म होती है। अब इसमें अपनी कल की क्लास में अपना क्या होगा कि लोकोक्तियां, मुहावरे और कवि और लेखक परिचय, इन सब का नेक्स्ट क्लास में तो थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा आप, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, जितने भी हो भाई एक बार कमेंट में जरूर बताना कैसी क्लास लगी, ठीक है। थोड़ा फीडबैक मिल जाता है, थोड़ा और इम्प्रूव करके लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।